अक्सर इन प्रश्नों को लेकर बच्चों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। आज वही प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक बार इन प्रश्नों का उत्तर आप खुद से करें। पहला प्रश्न है कि 40 का महत्तम अपवर्तक क्या होगा। इसका उत्तर अपनी नोटबुक में आप लिख दीजिएगा, ताकि जैसे जैसे क्लास आगे जाएगी इसका आंसर आपको मिलता जाएगा, फिर आप चेक करते जाएगा। दूसरा प्रश्न है 36 का लघुत्तम अपवर्तक क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर आपको अपने नोटबुक में लिखना है। तीसरा प्रश्न है 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। इसका उत्तर भी आप नोट करेंगे। और चौथा प्रश्न है 8 और 12 का महत्तम समापवर्त बताइए। इसका आंसर भी अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा। तो कमांडोज, मैं हूं आपका राम सर और आज मैं आपको इस प्रश्नों को सलूशन दूंगा। और आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर और मल्टीपल। इसके आधार पर आपको हम उसका आंसर बताएंगे कि क्या होगा। तो आपने आंसर लिख लिया है। आइए, यदि आप नवोदय सैनिक स्कूल या विद्या ज्ञान या किसी भी पुलिस परीक्षा क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज सारे कन्फ्यूजन को हम आपको फिक्स करेंगे। तो आइए समझते हैं फैक्टर और मल्टीपल, फिर उसके बाद उन प्रश्नों को वापस लेकर के हम उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि डिवीजन। डिवीजन आपने जाना है, डिवीजन को आपने कि कोई भी संख्या डिवाइजिबल कब होती है। जब उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, डिविजिबल हो जाती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 6 में 2 से डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि क्या है, यहाँ एक संख्या विभाजित हो रही है जो कि 6 है, और दूसरी संख्या जो है इस संख्या को विभाजित कर रही है वो क्या है, 2 है। तो जो संख्या से हम डिवाइड करने पर वो संख्या विभाजित होती है तो उस संख्या को हम बोलते हैं फैक्टर। और जिस संख्या में डिवीजन जाता है उसको हम बोलते हैं मल्टीपल। MULTIPLE। अगर मैं हिंदी में बात करूं कि फैक्टर को क्या बोलते हैं, इसका एक हिंदी नाम है अपवर्तक। अपवर्तक। और मल्टीपल का मैं हिंदी नाम बोलूं तो इसका नाम है गुणज। और भी इसके नाम है, अपवर्तक भी बोलते हैं, गुणनखंड भी बोलते हैं, गुणनखंड। इसका एक नाम है अपवर्त्य। अपवर्त्य, आधा ये अपवर्त्य इस तरह से है। तो अपवर्त्य, अपवर्तक, गुणनखंड, गुणज, ये फैक्टर है हमारा अपवर्तक, गुणनखंड, और मल्टीपल है हमारा गुणज और अपवर्त्य। तो फिर से क्लियर करते हैं कि कोई संख्या फैक्टर और मल्टीपल नहीं होती है, स्वयं फैक्टर और मल्टीपल नहीं होती है। लेकिन कोई संख्या मैं ले लूं 15, अगर ये किसी संख्या को डिवाइड करेगी, 30 को डिवाइड करे, 15 को डिवाइड करे, 45 को डिवाइड करे, तो ये इसका क्या कराएगी, फैक्टर। क्या कराएगी, फैक्टर, अपवर्तक, गुणनखंड। लेकिन यही संख्या 15 अगर किसी से विभाजित होती है, जैसे 3 से डिवाइड होती है, 5 से डिवाइड होती है, तो ये क्या कहलाएगी, मल्टीपल। किसका, 3 का, 5 का। अगर एक ही संख्या लूं तो ये 3 का क्या कहलाएगी, मल्टीपल। तो ये 15 है मल्टीपल किसका, 3 का। 3 का क्या है, मल्टीपल है। आप समझ गए, मल्टीपल मतलब गुणज। मल्टीपल पूरा लिख देता हूं आपके लिए, मल्टीपल, गुणज, अपवर्त्य, ये सब नाम ऊपर बता चुके हैं। तो ये आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि फैक्टर और मल्टीपल होते क्या हैं। तो फैक्टर से हम लोग मल्टीपल में भाग देते हैं। अगर कोई रिमाइंडर 0 आ रहा है तो एक संख्या से भाग दिया जा रहा होगा, और एक संख्या में दिया जा रहा होगा। तो जिस संख्या में दिया जाता है वो जिससे भाग दिया जाता है उसका क्या कहलाता है, मल्टीपल। फिर से एक बार बता दूं, 4 का मैंने भाग दिया 8 में, तो 4 का मल्टीपल क्या है, 8। और 8 को डिवाइड किया हमने 4 से, तो 8 का फैक्टर क्या है, 8 का फैक्टर क्या है, 4। ये इस तरह से। तो अब किसी भी संख्या का आपको फैक्टर लिखना है, मान लीजिए 14 का आपको फैक्टर लिखना है, फैक्टर लिखना है, तो 14 का फैक्टर जो जो इसको डिवाइड करेगा, जैसे 14 को मैं यहाँ बीच में लूँ, इसको क्या क्या डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 7 डिवाइड करेगा, 14 डिवाइड करेगा। तो ये सब क्या है, 14 के फैक्टर हैं। तो यहाँ मैं इसके अंतर में लिख सकता हूँ कि 1 2 7 4 इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। इसी तरह से मैं बोलूँ कि 14 का मल्टीपल लिखिए, 14 का मल्टीपल लिखिए,
तो जिसमें जिसमें 14 से भागने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, 14 में देने से 0 आएगा, 28 में देने से 0 आ जाएगा, 42 में देने से 0 आ जाएगा। ये वो संख्याएं जो 14 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 देती है, तो ये 14 का क्या कहलाएंगी? मल्टीपल कहलाएंगी। मल्टीपल में हम बिल्कुल सीधी भाषा में अगर मैं बोलूँ, ये टेबल, इसके टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे, देखें तो अब यहाँ मैंने टेबल ही लिखा है, ये मैंने टेबल ही लिखा है 14 का। तो 14 के टेबल में चाहे किसी भी संख्या के टेबल में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो क्या कहलाएंगे? उसका मल्टीपल। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब किसी भी संख्या के फैक्टर और मल्टीपल की खास विशेषताओं को हम समझ लेते हैं। तो आइए एक संख्या लेते हैं 15, और 15 की एक तरफ हम लिखते हैं फैक्टर और दूसरी तरफ लिखते हैं मल्टीपल। 15 के एक तरफ लिखते हैं फैक्टर और दूसरी तरफ मल्टीपल लिखते हैं। यहाँ मैंने 15 ले लिया है और इधर भी 15 का ही मैं फैक्टर लिख रहा हूँ। तो फैक्टर क्या होगा? 1, 3, 5, 15। अगर मैं मल्टीपल की बात करूँ तो ये हो जाएगा 15 टेबल 30, 45। किसी भी संख्या के सारे मल्टीपल को हम नहीं लिख सकते, क्योंकि वो कोई भी संख्या बहुत सारी संख्याओं को, आप कह सकते हैं अनंत संख्याओं को क्या करती है? डिवाइड करती है। और लेकिन जिससे डिवाइड होती है वो संख्याएं क्या है? लिमिटेड हैं। तो इनकी विशेषताओं को समझते हैं, इसमें ये सारी बातें आ जाएंगी। तो पहली खास बात क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये क्या है? फैक्टर। इधर मैंने क्या लिया है? फैक्टर, और इधर लिया है मल्टीपल। तो आप देखिएगा ध्यान से, इस चीज को देखिए तो आपको क्लियर होगा कि सबसे छोटा फैक्टर जो है, सबसे छोटा, अब सबसे छोटा को हम क्या बोलते हैं? लघुत्तम। क्या बोलते हैं? लघुत्तम। सबसे छोटा फैक्टर क्या है? फैक्टर क्या है? 1 है। तो कोई भी संख्या लो, 15 लें, 20 लें, 25 लें, किसी भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। और कुछ देखते हैं, संख्या जो है, फैक्टर की संख्या क्या होगी? सीमित होगी। संख्या क्या होगी? सीमित होगी, गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर मैं बोलूं महत्तम। महत्तम, सबसे बड़ा क्या बोलेंगे? महत्तम। महत्तम जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? स्वयं संख्या। जैसे 15 के केस में क्या है? स्वयं संख्या 15 ही क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर है। आइए वही मल्टीपल को भी समझते हैं कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है? सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है? तो सबसे छोटा मल्टीपल होती है स्वयं संख्या, और यहाँ इस केस में क्या है? 15। अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होगा, तो सबसे बड़ा मल्टीपल आपके सर भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मल्टीपल नहीं ज्ञात कर सकते। नहीं ज्ञात कर सकते। नहीं ज्ञात कर सकते। और इसकी संख्या क्या है? जहां फैक्टर की संख्या को हम लोग गिन सकते हैं, वहीं मल्टीपल की संख्या को हम लोग गिन नहीं सकते। संख्या गिन नहीं सकते। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या का लघुत्तम फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? महत्तम फैक्टर क्या होता है? स्वयं संख्या होती है। यहाँ 15 में लिखा है, इसका मतलब क्या है? स्वयं संख्या। इसकी संख्या को हम गिन सकते हैं, सीमित होती है। वही मल्टीपल की बात करें तो सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है? स्वयं संख्या। 15 का मतलब क्या? स्वयं संख्या। और सबसे बड़ा मल्टीपल किसी भी संख्या का हम नहीं ज्ञात कर सकते, और मल्टीपल की संख्या को गिन नहीं सकते। गिन नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं उन प्रश्नों को आपके बीच रखता हूं जिसको हमने शुरू में पूछा था आपसे। आइए उस प्रश्न को लेते हैं और आप फिर से इसके आंसर के बारे में सोचिएगा। पहला प्रश्न था, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न था, चलिए इसको बीच में कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न था कि 40 का महत्तम अपवर्तक क्या होगा। तो अभी हमने सीखा कि किसी भी संख्या का महत्तम अपवर्तक क्या होता है? स्वयं संख्या होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40। फिर हमने पूछा था कि 36 का लघुत्तम अपवर्त क्या होगा। आप अपना आंसर मिलाइएगा। तो हमने बताया, अभी सीखा कि लघुत्तम अपवर्त, लघुत्तम गुणज किसी भी संख्या का स्वयं संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36। आइए अगले प्रश्न को जानने से पहले हम कुछ और चीजें आपको बताना चाहेंगे, फिर इस प्रश्न पर हम लोग आ जाएंगे। तो अभी तो एक संख्या के हम लोग लघुत्तम, एक संख्या के अपवर्तक और अपवर्त की बात कर रहे थे। एक संख्या के अपवर्तक और अपवर्त की हम बात कर रहे थे। तो उसमें क्या होता था?
थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। जैसे मैंने संख्या लिया 15, तो 15 के मैं अपवर्तक लिखूं तो 1, 3, 5, 15 ही बार बार ले रहा हूं, तो थोड़ा दूसरा ले लेता हूं। चलिए मैंने 18 ले लिया, तो 18 के अपवर्तक क्या लिखेंगे हम लोग? ये अपवर्तक मैं लिख रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे? फैक्टर। तो 1, 2, 3, 6, 9, 18 और कुछ छूटा हो तो आप देखिएगा। नहीं, सही है, सारे लिख दिए मैंने। अगर मैं मल्टीपल की बात करूं तो क्या लिखूंगा? 18, 36, टेबल 54, ये हो गया। तो ये एक संख्या की बात होगी। अब मैं दो संख्या की बात करता हूं, मैंने इसमें दो संख्या ले लिया, 10 और 15। तो 10 और 15 का मैं एक साथ में फैक्टर लिखूं, अगर मैं इसके एक साथ फैक्टर लिखूं, फैक्टर ही मैं शब्द यूज कर रहा हूं, इसका मतलब आप अपवर्तक भी समझिएगा, गुणनखंड भी समझिएगा, इसके गुणनखंड भी, क्योंकि अलग अलग शब्द आ जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसलिए अपवर्तक बोलूं, गुणनखंड बोलूं, बात एक ही है। यहाँ मैं गुणनखंड लिख देता हूँ, गुणनखंड। और इसको आप गुणज बोल सकते हैं, है ही, बोल सकना क्या है? अपवर्त्य, अपवर्त्य। तो दो संख्याएं हैं तो इसका फैक्टर क्या होगा? मतलब अब इन संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्याएं जो होंगी, ये इसके क्या कहलाएंगी? ये अपवर्तक, दोनों संख्याओं का बोलेंगे। तो जैसे मैं बोलूंगा क्या होगा? एक होगा, एक से सभी कट जाएंगे, 10 और 15 भी। मैं बोलूँ अगर 5 से दोनों कटेंगे, नहीं कटेंगे? आप कहेंगे हाँ सर कटेंगी। तो 1 और 5 इसके क्या हो गए? 10 और 15 दोनों के अपवर्तक हो गए। तो अब इस केस में इस 1 और 5 को बोलेंगे समअपवर्तक। क्या बोलेंगे? समअपवर्तक। तो अब हम अपवर्तक नहीं लिखेंगे, समअपवर्तक लिखेंगे। 1 और 5 क्या लिखेंगे? 10 और 15 का, दो संख्याओं का लिए, तो यही क्या हो गया हमारा? समअपवर्तक हो गया। मतलब दोनों के लिए अपवर्तक है, समअपवर्तक हो गया। और इसका मैं इसी में बोलूं कि इन दोनों से किन संख्याओं में भाग जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 30 में जाएगा, 60 में जाएगा, 90 में जाएगा। तो अब 30, 60 जो हो गए इसके समअपवर्त्य हो गए। क्या हो गए? समअपवर्त्य हो गए। बहुत आसानी से मैं बता रहा हूं आपको, हमें लग रहा है आपको समझ में भी आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो एक बार पॉज करके फिर से वीडियो को देखिएगा। ये समअपवर्त्य हो गए। सम क्यों आया शब्द? क्योंकि एक से अधिक का है। यहाँ समअपवर्तक क्यों आया? क्योंकि एक से अधिक का है। 10 और 15 को काटने वाली संख्या 1 और 5 है। यहाँ 10 और 15 से विभाजित होने वाली संख्या 30, 60 और 90, इसलिए क्या हो गया? समअपवर्त्य हो गया। तो दो से एक से अधिक संख्याओं का है, मतलब दो या दो से अधिक संख्या का है, तो क्या हो जाएगा? समअपवर्तक या समअपवर्त्य। मतलब अगर एक संख्या अगर एक संख्या दो से अधिक संख्याओं को काट रही है, एक से अधिक संख्याओं को काट रही है, तो क्या हो जाएगी? उसका समअपवर्तक हो जाएगी। और कोई संख्या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है, दो या दो से अधिक संख्याओं से, तो क्या हो जाएगी? समअपवर्त्य हो जाएगी। फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे मैंने संख्या ले लिया 12 और 15, तो ऊपर में लिख रहा हूं समअपवर्तक। अब दो संख्याएं लिया है तो मैं क्या लिखूंगा? समअपवर्तक। और इसको संक्षेप में इसको हम लिख देते हैं, कभी कभी ये संक्षेप में लिख देते हैं समापवर्तक, समापवर्तक। तो इसके समापवर्तक, और इसको लिख देते हैं कभी कभी मिला करके समापवर्त्य। क्या लिखते हैं? समापवर्त्य। और भी मैं शब्द बता देता हूं, इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ गुणनखंड या सर्वनिष्ठ अपवर्तक। इसको सर्वनिष्ठ भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक से अधिक का है तो बहुवचन में आ जाता है, तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड बोल देते हैं। ये शब्द ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं सर्वनिष्ठ गुणनखंड। या केवल दो संख्याओं का है तो उभयनिष्ठ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब समझ गए हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये हमको पता है वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आपको समझना है, आज उबना नहीं है। सारा कंफ्यूजन आज क्लियर कर लेना है। अब देखिए समापवर्त्य के लिए भी शब्द है, यहां लिखते हैं उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ गुणज। एक से अधिक संख्याओं का है तो उभयनिष्ठ, या इसको सर्वनिष्ठ भी लिख सकते हैं, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ गुणज। तो ये छोटा सा जो इसका आप अगर थोड़ा सा स्टडी करिएगा, ये 12 और 15 दो संख्या, इसलिए क्या हो गया?
समापवर्तक। अच्छा, अब लिखते हैं क्या होगा समापवर्तक और क्या होगा उभयनिष्ठ गुहज। देखिए यहाँ उत्तर कर देते हैं इसको यह लिखते हैं। समापवर्तक की बात करें तो जो जो संख्याएं इन दोनों को काटेंगी, एक दोनों को भी डिवाइड करेगा, तीन दोनों को डिवाइड करेगा, तीन दोनों को डिवाइड करेगा, तो एक और तीन क्या होगा इसके समापवर्तक हो गए, सर्वनिष्ठ गुणनखंड हो गए, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए। लेकिन यही इससे विभाजित इन दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या होंगी 60, 120, 60 का जो भी मल्टीपल होगा सब इसमें आएगा। अब यहाँ 60 का टेबल, अब एक छोटी संख्या मिल गई ना, इसका टेबल लिख दीजिए आप, हो जाएगा। तो ये दोनों से विभाजित हो गए, तो ये 12 और 15 क्या कहलाएंगी समापवर्त कहलाएंगी, उभयनिष्ठ गुणज कहलाएंगी, सर्वनिष्ठ गुणज कहलाएंगी। बस सिंपल सी यही बात है। अब इसकी विशेषताओं को हम लोग समझ लेते हैं, समापवर्तक की और समापवर्त की। तो हम ले लेते हैं कोई संख्या, मैंने ले लिया, चलिए 16 और 20 को ले लिया मैंने, 16 और 20 को ले लेते हैं, 24 को ले लेते हैं, 16 और 24 ले लिया। और इधर मैं क्या लिखूंगा, और ये भी 16 और 24 का इधर मैं लिखने वाला हूँ, इधर मैं लिखने वाला हूँ, इधर मैं लिखना हूँ समापवर्तक लिखने वाला हूँ, समापवर्तक लिखने वाला हूँ। और इधर मैं लिखना हूँ समापवर्त्य, समापवर्त्य। इसी को उभयनिष्ठ गुणनखंड भी बोलते हैं, इसको उभयनिष्ठ गुणज बोलते हैं। अब देखिए लिखते हैं और इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये थोड़ा साफ लिख दूं मैं, कंफ्यूजन नहीं रहे। ये है 24। चलिए आइए लिखते हैं इसका समापवर्तक क्या होगा। तो इसका समापवर्तक 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि 1 और 2 इसको क्या कर रहे हैं, 1 और 2 से ये विभाजित हो रही है, 1 2 होगा। अब और सोचिए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, 4 होगा। और सोचिए क्या होगा, 8 8 होगा, ठीक है। और 16 से तो 16 कटेगा, 24 तो कटेगा नहीं, तो 16 तो नहीं होगा। फिर कोई छूट तो नहीं गया, चलिए ठीक है, सारे मैंने लिख दिए। अपवर्त की बात करते हैं, यहाँ तो सारे लिख नहीं सकते, फिर भी कुछ लिखते हैं। तो 24 में 16 से भाग नहीं जाएगा, तो 24 तो अपवर्त होगा नहीं दोनों का, समापवर्त तो नहीं होगा। 24 गुना में 48 अगर लूँ तो 16 के टेबल में भी आ जाएगा, इसका मतलब 48 क्या हो जाएगा, ये समापवर्त हो जाएगा 16 और 24 का। 48 मिल गया तो 48 का आप अपवर्त लिखना शुरू कर दिए, हो जाएगा 96 हो जाएगा। अगर 3 से गुणा करेंगे, 3 8 24 और 2 हासिल लगा, 3 चौका 12 2 14 144 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे समापवर्त लिख सकते हैं, उधर हमको नहीं जाना है। मैं बताना क्या चाहता हूँ उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हम लोगों ने अपवर्तक और अपवर्त की विशेषता जानी, इसकी विशेषता जान लेंगे तो आगे जो क्वेश्चन बचे वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब समझते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा यानी कि लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 1 होगा। किसी एक संख्या का लघुत्तम अपवर्तक क्या होता था, 1। और यहाँ लघुत्तम समापवर्तक दो या दो से अधिक संख्याओं का क्या होता है, हमेशा 1 होता है। फिर और समझ लेते हैं, तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, दो से अधिक संख्याओं का, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहां मैं बोलूं कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पे आपको पता चल जाएगा, इसको ज्ञात कर सकते हैं। बस ये जानिए कि इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, ये पक्का है कि ज्ञात कर लेंगे। और यहाँ मैंने लिख दिया सबका अपवर्तक, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरह से और कोई संख्या होगी तो उसका अलग होगा, लेकिन लघुत्तम हमेशा 1 होगा। चलिए एक और चीज कि इनकी संख्या क्या होती है, सीमित होती है, उसको गिन सकते हैं, ये तो बातें उसमें भी थी। चलिए अब यहाँ महत्तम समापवर्त को समझ लेते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या है गिन। तो इसमें यह है कि किसी भी दो से अधिक संख्याओं का समापवर्त्य सबसे छोटा समापवर्त्य लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य की मैं बात करूं तो स्वयं संख्या तो नहीं होगी, लघुत्तम समापवर्त्य ये आप ज्ञात कर सकते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात किया जा सकता है, जैसे यहां अगर मैं बोलूं तो क्या है 48 है, जिसको हमने ज्ञात किया और ये हम पढ़ते भी हैं। महत्तम समापवर्त्य नहीं ज्ञात कर सकते, क्या कर सकते, महत्तम नहीं ज्ञात कर सकते। ये जान लीजिएगा, ये जानने की बात है कि नहीं बता सकते। और इनकी संख्या क्या होती है, असीमित होती है भाई, इसको आप नहीं बता सकते कि कितना होगा, असीमित होती है। जिस तरह से किसी संख्या का अपवर्त्य असीमित होता है, उसी तरह से दो से एक से अधिक संख्याओं का समापवर्त्य भी असीमित होता है। बस यही बात बतानी थी।
और फिर से आप आ जाते हैं उस प्रश्न की तरफ जो मैंने सबसे पहले आपसे किया था। तो वो प्रश्न फिर से आपके सामने स्क्रीन पर मैं ला रहा हूं। चलिए, तो एक बार फिर से आपके सामने स्क्रीन पर वही प्रश्न है, करते हैं इसका आंसर। चलिए, पहला प्रश्न हमने कर लिया था कि 40 का महत्तम अपवर्तक क्या है। तो किसी भी संख्या का महत्तम अपवर्तक स्वयं संख्या होती है, तो आंसर क्या होगा 40। फिर दूसरा प्रश्न था 36 का लघुत्तम अपवर्त क्या होगा। तो किसी भी संख्या का लघुत्तम अपवर्त भी स्वयं क्या होती है, संख्या होती है, तो क्या होगा 36। और फिर यहाँ प्रश्न है कि 15 और 20 का लघुत्तम अपवर्तक क्या होगा, इसको हमको करना है। तो अभी लघुत्तम अपवर्तक अगर 15 20 का, तो 15 और 20 को साथ में काटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, एक। ये हमेशा एक होगी, 15 20 हो, 20 25 हो, 30 40 हो, हमेशा क्या हो जाएगी, हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, तो एक ये हो गया इसका आंसर। अब 8 और 12 का महत्तम समापवर्त बताइए। महत्तम समापवर्तक यहाँ एक होगा। 8 और 12 का महत्तम समापवर्त, तो महत्तम समापवर्त 8 और 12 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या तो हम निकाल लेंगे, जैसे कि 12 गुना 24 अगर मैं लिखूं, तो 24 तो 8 और 12 से कटेगा, ये तो हो गया लघुत्तम समापवर्त। लेकिन महत्तम हम लोग ज्ञात ही नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होगा कि इसको हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते। क्या कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, इसको हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो ये आपको लिखना है कि नहीं बता सकते, इसको नहीं बता सकते। तो आई होप बहुत सारा कंफ्यूजन आपका इस क्लास से दूर हुआ होगा। अगर दूर हुआ है तो आप इसको, अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया है तो इसको आप फिर से आप एक बार वीडियो को देखें, एक बार देखें, दो बार देखें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आपको दोबारा कहीं भी नो डाउट, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा अगर आपने ठीक से इस वीडियो को देख लिया। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते